हेलो नमस्कार दोस्तों, बाराबंकी टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है या जो छात्र उसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक बहुत ही अच्छी सीरीज चालू कर दी, जिसमें आपको क्लास 8th का जो है ना साइंस के चैप्टर वाइज सोल्यूशन कराता है। जिसके क्रम में आज हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 10 है, जिस चैप्टर का नाम है ध्वनि। इससे पहले हमने आपको 9 चैप्टर करा दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि जो ध्वनि आपका चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर परीक्षा में 1 या 2 से क्वेश्चन बनते जरूर है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्वनि, ठीक है। और इसमें हमने एक और बेहतरीन चीज़ करी है आपके लिए कि इसमें बीपीएससी द्वारा जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है, जो कि ध्वनि से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। इनमें हमने सारे प्रश्नों को शामिल कर लिया है जो इस चैप्टर से ज़रूरी है, ठीक है। इससे बाहर आपका मुझे नहीं लगता कि ध्वनि से कुछ और जाएगा, ठीक है। तो हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आइए आपके समय को न बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है ध्वनि। सबसे पहले इसमें बता दें, हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ते हुए चलेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी और किसी पॉइंट को हम छुएंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर में जो है हम केवल उन्हीं को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। तो जो ध्वनि से जुड़ा हुआ है जिससे परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि को हम नॉर्मल तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है या गाड़ी का हॉर्न बज रहा है या कोई मशीन चल रही है या हम किसी को अपने नाम से बुला रहे हैं या उसको उसके नाम से बुला रहे हैं। ऐसा करने पे जो हमारे कानों में ध्वनि जाती है या जो हम सुनते हैं उसी को हम लोग ध्वनि कह सकते हैं, ठीक है। और वो ध्वनि ही होती है, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा यही है, ठीक है। आप इसको अच्छे साधारण भाषाओं में इसको समझ सकते हैं कि जो हमारे कानों में हमें सुनाई पड़ती है उसी को हम लोग ध्वनि कहते हैं, ठीक है। और कुछ यंत्र होते हैं जिनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न भी होती है। पहला है कि बांसुरी है, तबला है, हारमोनियम है। उदाहरण के तौर पे हम आपको नीचे दिखाते हैं, देखिए ये देखिए, ये जो है ये सब ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं। जैसे तबला हो गया आपका, सितार हो गया, बांसुरी हो गई, हारमोनियम हो गया। ये सब भी जो है ना ये आपके ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर एक पॉइंट आता है, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। कहने का मतलब है ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो जब वस्तुएं कांपती हैं तभी ध्वनि आपकी उत्पन्न होती है, ठीक है। विद्यालय की घंटी को जब बज नहीं रही हो, ठीक है, छूकर देखिए। कहने का मतलब है आप अगर विद्यालय में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा जो विद्यालय की घंटी बजाई जाती है वो जब बजती नहीं है तब आप उसको छूकर देखिए, और जब बजती है तब आप छूकर देखिए। दोनों में आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा, क्योंकि जब घंटी बजाई जाती है वो थोड़ा सा कंपित करती है, मतलब हल्का सा कांपती है। और जब हल्का सा कांपती है तो उसी के द्वारा जो है ना ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। यह दिया गया है। फिर एक पॉइंट आता है कंपन से जुड़ा हुआ, इसको पढ़ते हैं। कक्षा 7 के आपने अध्ययन कर चुके होंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कक्षा 7 में आपने अध्ययन कर चुका होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कक्षा 7 का नहीं पढ़ाया है तो वहाँ हम नहीं जाएंगे, हम केवल इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है, ठीक है। किसी वस्तु को अपने माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने की गति को ही कंपन कहते हैं। कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु जो है ना अपने मध्य में स्थित है या वो इधर उधर हो रही है तो जो इस प्रकार की गति होती है उसी को हम लोग कंपन कहते हैं। जब कसकर तनित या एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब हम यह कंपन करना बंद कर देते हैं तो ध्वनि बंद हो जाती है। कहने का मतलब ये है अगर हम किसी रबड़ को खींचते हैं या छोड़ते हैं तो आप देख रहे होंगे वो हल्का सा मूवमेंट करती है या कंपन करती है, और जब ये कंपन करती है तो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। और जब ध्वनि उत्पन्न करती है और जब ये कंपन करना बंद कर देती है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। तो यही चीज़ इसमें दी गई है, ये आप याद रखेंगे। फिर एक पॉइंट दिया गया मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। मनुष्यों द्वारा जो है ना उत्पन्न ध्वनि के बारे में बात करते हैं। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए, ठीक है। आपने हाथों को अपने कंठ पर रखिए और क्या आपको कुछ कंपन का अनुभव होता है। कहने का मतलब यही है कि आपका जैसे कि आप कोई ज़ोर से बोलिए या फिर आप गाना गाइए या फिर भौरे की तरह गुंजन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो अपने हाथ है ना उसको अपने कंठ पे रखें। कंठ आप जानते हैं, ये देखिए ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कंठ होता है, वहाँ पे रखिए तो आपको कुछ कंपन जैसा अनुभव होगा, ठीक है। इनके कहने का मतलब यही है कि जब कंपन ही होता है तभी ध्वनि जो है ना उत्पन्न होती है, और मनुष्यों में भी कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। यही आपका टॉपिक दिया गया। मनुष्य में ध्वनि वाक यंत्र तथा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है जो मनुष्य में ध्वनि होती है वो आपको गले में जो स्थित है, ठीक है। ये देखिए ये आपका इंसान है, ये देखिए आपका गला है, ठीक है।
तो यही दिया गया है कि मानव में जो ध्वनि वाक्य यंत्र तथा कंठ या लैरिक्स द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए और एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलने के समय चलता हुआ प्रतीत होता है और शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि किसी के हर सबके नहीं तो लेकिन ज़्यादातर पुरुष के गले में आपको कंठ पे अगर हाथ रखते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा कुछ उभरा हुआ या हल्का सा निकला हुआ भाग दिखता है। ठीक है, उसी को हम लोग जो बोलते हैं ये वाक यंत्र बोलते हैं। यह श्वास नली के ऊपर सिरे पर होता है। ठीक है, वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वक्र तंतु होते हैं। ठीक है, दिया गया दो वाक तंतु होते हैं। ठीक है, दो वाक तंतु होते हैं, इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण छीरी बनी होती है। ठीक है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये जो है आप देख रहे हैं ये हल्का सा निकला हुआ भाग यही आपका जो है ना क्या होता है वाक यंत्र है। ठीक है, और इसमें देखिए हल्की सी जो जगह होती है यही से आपकी वायु हल्का सा निकलती है और इसी यंत्र के द्वारा जो है ना आप में ध्वनि उत्पन्न होती है, दिया गया है। ठीक है, फिर जब फेफड़े में वायु बलपूर्वक झिरी से बाहर निकलती है तो वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं और तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले या मोटे होते हैं तो आइए देखें कि वाक तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, ये ऐसा दिया गया है। ठीक है, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट के तौर पर नोट करेंगे, परीक्षा में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। पुरुषों में जो है वाक तंतुओं की लंबाई कितनी होती है, वो 20 mm होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में बताइए कि पुरुषों में वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है। आपको दे देगा 15, 20, 25, 30, तो आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई होती है वो 20 mm होती है और जो महिलाओं के वाक तंतुओं की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 15 mm होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और बच्चों के वाक तंत्र बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुषों और महिलाओं में बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा पॉइंट आता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि जो है ना वो कैसे आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है ध्वनि संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है ध्वनि जो है ना अगर आपको सुनाई पड़ रही है तो उसके बीच और हमारे बीच कोई ना कोई माध्यम है जो जिसके द्वारा वो ध्वनि हमारे तक पहुंच रही है और हमारे कानों तक जा रही है। ठीक है, तो जो इसके बीच जो चीज़ कार्य करती है उसी को हम लोग माध्यम की संज्ञा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्वनि जो है ना किसी माध्यम के द्वारा ही हमारे कानों तक पहुंचती। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। ठीक है, उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है उसी को हम लोग माध्यम कहते हैं। मतलब जो तरीके से वो हमारे पास पहुंचती है उसी को हम लोग माध्यम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपने देखा होगा लोग फ़ोन से बात करते हैं। ठीक है, दो लोगों के बीच में आपस में जो माध्यम का काम करता है वो फ़ोन करता है और फ़ोन के द्वारा ही आपस में बात कराता है, इसलिए हम फ़ोन को माध्यम के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। ये दिया गया कान के बाहरी भाग की आकृति कीप या फनल जैसी होती है। जो कान के बाहरी आकृति की जो मतलब कान के जो बाहरी भाग होता है उसकी आकृति कैसी होती है, उसकी आकृति कीप के समान होती है। ठीक है, जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तनित झिल्ली होती है। इसे हम लोग कर्णपटह कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्णपटह कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर ड्रम कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है और यह जानने के लिए कि कर्णपटह क्या कार्य करता है आइए टीन के डिब्बे का एक कर्णपटह बनाइए। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाते हैं लोग, उसको देखते हैं जो आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में दिया गया एक प्लास्टिक अथवा एक टिन का डिब्बा लीजिए। ठीक है, एक प्लास्टिक और एक टिन का डिब्बा लीजिए और इसके दोनों सिरे काटिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तनिए और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए और तनित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न तथा थर्मोकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने मित्र से डिब्बे को खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। ठीक है, देखिए कि अन्न के दाने पर क्या होता है और अन्न के दाने ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जब आप उसमें बोलेंगे तो उसके जो दाने हैं ना आपके ऊपर और नीचे उछलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर आगे क्या आता है, आगे आता है कंपन का आयाम आता है, फिर आवर्तकाल होता है और आवर्ती आती है। हम जानते हैं कि आप वस्तु को बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम पिछली कक्षा में कक्षा 7 की क्लास में है, बट मैंने अभी कक्षा 7 आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, अब जल्दी से हम आपको उसकी भी क्लास स्टार्ट कर देंगे।
प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि कोई प्रति सेकंड जो है ना कोई चीज़ दोलन कर रही है तो उसकी जो प्रति सेकंड करने की जो दोलनों की संख्या होती है उसी को हम लोग आवर्ती कहते हैं। आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आवर्ती को किस में मापा जाता है, तो आवर्ती को जो है ना हर्ट्ज में नापा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगाएंगे कि आवर्ती जो है ना हर्ट्ज में मापी जाती है। इसका संकेत जौन होता है एच जेड होता है और एक एच जेड आवर्ती एक दोलन के प्रति सेकंड के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करते हैं तो इसकी आवर्ती क्या होगी। ध्वनि उत्पन्न करने वाले वस्तु को देखे बगैर भी आप उनके सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव होता है, इसके लिए यह आवश्यक है कि ध्वनियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हों और आपने कभी सोचा था कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं। आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों और आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया इसके बारे में, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपनों आयामों एवं वर्गों के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। उदाहरण के लिए यदि आयाम 2 गुना होगा तो प्रबलता 4 गुणक में बढ़ जाती है और प्रबलता को डेसिबल में मात्रक में व्यक्त किया जाता है। निम्न सारणी में विभिन्न स्रोतों में आने वाली ध्वनि की प्रबलता के कुछ बोध कराती है। ठीक है, एक सारणी दी गई, इसमें आपको समानता दिया गया है कौन कितने डेसिबल से ध्वनि को उत्पन्न करता है। सामान्य श्वास की बात करते हैं तो इसकी जो डेसिबल होता है वो 10 डेसिबल होता है। मंद फुसफुसाहट जो है ना 30 डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत जो है ना 60 डेसिबल होता है और व्यस्त यातायात 70 डेसिबल होता है और औसत फैक्ट्री जो होता है 80 डेसिबल होता है। 80 डेसिबल से अधिक शोर शरीर को कष्टदायक होता है। ठीक है, अगर आप 80 डेसिबल से ज़्यादा तेज़ ध्वनि अगर आपको सुनाई पड़ती है तो आपके लिए कष्टदायक भी हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है श्रव्य ध्वनियाँ तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन सकता है। कहने का मतलब है कि जो 20 कंपन प्रति सेकंड मतलब जो 20 कंपन प्रति सेकंड होता है या 20 हर्ट्ज से कम होती है, मतलब 20 से जो कम की आवृत्ति होती है उस ध्वनिया को जो है ना मानव कान सुन नहीं सकता है। मतलब 20 जो हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है उनको मानव ध्वनि है जो सुन नहीं सकता। इसे कहते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा सुसूचित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं वो हमें सुनाई नहीं पड़ेगी और इस प्रकार की जो ध्वनि होती है उनको हम लोग अश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड या 20,000 के जो से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ हैं जो मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती हैं, अतः मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति परास लगभग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। अच्छा, जो श्रव्य तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं। इसका अर्थ है हम केवल 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 के हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति व ध्वनियों को सुन सकते हैं। अब सिंपल सी बात कर लेते हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है उनको नहीं सुन सकते हैं। ये आपका दिया गया है, 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, और जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जैसे जो 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होकर के 20 के हर्ट्ज जो होती हैं उनको हम लोग जो है ना नॉर्मल तरीके से अपने कानों से सुन सकते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट आपके लिए दिया गया है। ठीक है, ये देखिए दिया गया 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, अर्थात इसका अर्थ होता है हम केवल 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की आवृत्ति या ध्वनियों को सुन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, शोर तथा संगीत क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पड़ोसी का निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं। क्या आपको बसों और ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं। इस प्रकार अप्रिय ध्वनियों को हम लोग शोर कहते हैं। अच्छा, जो ध्वनियाँ अप्रिय लगती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग शोर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ध्वनि हमें स्वर मतलब अप्रिय लगती है उन्हीं को हम लोग शोर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आगे की क्या है। एक और पॉइंट दिया गया, कुछ जंतु जो होते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिससे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते हैं। जाने माने जो प्रस्रव्य ध्वनि या उपकरण चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग की जाती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। ठीक है, अच्छा, 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती है उस ध्वनियों को जो है ना हम लोग नहीं सुन पाते हैं, वो केवल कुत्ते की क्षमता होती है और कुत्ते इसको सुन पाते हैं इजीली। ठीक है, फिर आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारे कानों को
तेज़ ध्वनि से हमारे कानों को सुनाई पड़ती है, हमारे कानों में पड़ती है, उसी के द्वारा जो एक प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दिया गया है कि आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले ही जानते हैं। तब वायु अवांछित गैसों, कणों एवं उपस्थित वायु प्रदूषण कहलाता है। इस प्रकार वातावरण में अत्यधिक या वांछित ध्वनियों का ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोत की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या? वाहनों की ध्वनियाँ हो गई, विस्फोट हो गया, पटाखों का फटना हो गया, मशीनें, लाउडस्पीकर आदि जो है ना ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए, सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ठीक है, हम इसको पहला जो पॉइंट दिया गया वो ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। अच्छा, जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कंपन करती हुई वस्तु के द्वारा ही उत्पन्न होती है, ये आपका पहला पॉइंट दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देते हैं, मानव वाक तंतुओं में कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। अच्छा, जो मानव का वाक होता है, मतलब मानव के जो गले में जो वाक तंत्र होता है, वो भी जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो भी कंपन के द्वारा ही उत्पन्न करता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट, ध्वनि किसी माध्यम या गैस, द्रव, ठोस में संचरित होती है तथा निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। अच्छा, ध्वनि क्या होती है? ध्वनि जो होती है ना, उसको चलने के लिए जो है ना किसी माध्यम की अवस्था होती है। इसके लिए माध्यम के तौर पे क्या है? एक गैस है, एक द्रव है और एक ठोस है। ठीक है, ये जो माध्यम है इसी के द्वारा जो है ना ध्वनि आपकी संचारित होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कणपटा या ध्वनि के कंपनों का अनुभव करते हैं या इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग श्रवण कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। अच्छा, क्या होता है? जो प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों एवं कंपनी मतलब कंपनों की जो संख्या है, संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, अच्छा, जो चीज़ें जितना कंपन करती हैं उसी संख्या को, कंपन करने की जो संख्या होती है वही ना दोलन की आवृत्ति कहलाती है। फिर आगे बात करते हैं, आगे पॉइंट आता है, आगे आता है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है ना व्यक्त करता है आवृत्ति को, जो है ना हर्ट्ज व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण हो जाती है। अप्रिय ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। ठीक है, जो ध्वनियाँ अप्रिय लगती हैं उन्हीं को हम लोग शोर के तौर पे देखते हैं, उनको हम लोग शोर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अत्यधिक एवं अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण करती हैं तथा ध्वनि प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने का प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाएं जिससे ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे आपकी चैप्टर के जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इससे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में। अब हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी द्वारा अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं चैप्टर 10 के ध्वनि से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे कि बीपीएससी ने कैसे कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि आपके लिए ये चैप्टर पढ़ना जो है ना आपके लिए आसान हो सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये आपका कब पूछा गया? ये पूछा गया 65वें बीपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं आपके लिए लाया हूँ और बीपीएससी में ही पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? वायु में ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, वायु में जो ध्वनि तरंग होती है कैसे होती है? आपका ऑप्शन है तिरछी होती है, आपका ऑप्शन बी अनदायरत होती है, ऑप्शन सी आपका विद्युत चुम्बकीय होती है, ऑप्शन डी आपका ध्रुवीकृत होती है। तो राइट आंसर क्या दिया गया है? राइट आंसर आपका दिया गया ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य होती है। जैसे धा में ध्वनि होता है, धा से ध्वनि होता है, उसे धा से धैर्य भी होता है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते गए हैं कि वायु में जो ध्वनि तरंग होती हैं उन्हें हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच में दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आपका आयाम, ऑप्शन बी तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन सी आपका आवर्ती, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप देखिए 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है और बीपीएससी ने ही पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन बी। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न को एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है और इस दूरी को ही तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया गया जो दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ध्वनि। जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि को वायु में वेग अनुमानित होता है। ठीक है, जो ध्वनि का वायु में वेग होता है वो कितना होता है? आपका ऑप्शन दिया गया 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 330 मीटर प्रति सेकंड, आपका ऑप्शन सी दिया गया 10 मील पर न्यूटन। ठीक है, या 3 × 10⁻⁻10 सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। तो राइट आंसर क्या दिया गया है? तो राइट आंसर आपका दिया गया ऑप्शन बी, जो 330 मीटर पर सेकंड होती है ना, ये जो है ना ये ध्वनि का वायु में वेग ही होता है। ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपका निर्वात में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी आपका जल में, ऑप्शन डी आपका इस्पात में। तो इसका आपको दिया गया है कि ध्वनि का जो वेग होता है अधिकतम किस में होता है? अधिकतम आपका होता है इस्पात में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इस्पात में। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्री 2018 पूछा गया, लोअर सब
मतलब स्पेशल में पूछा गया, प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि वी तथा वी या वी क्रमांक वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो ध्वनि तरंगे ऑप्शन ए निर्वात में चल सकती हैं, ऑप्शन बी केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, ऑप्शन सी आपका केवल गैसों में चल सकती है, ऑप्शन डी आपका ठोस तथा गैस दोनों में चल सकती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये ठोस गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। आपका ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी आपका द्रवों में, ऑप्शन सी आपका गैसों में, ऑप्शन डी आपका निर्वात में। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा कि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए जो है ना एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसमें जो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा के धरातल पर जब कोई दो व्यक्ति जाते हैं तो वो एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि चंद्रमा पर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है और किसी प्रकार का माध्यम नहीं है। इस कारण से जो है ना चंद्रमा पर वायुमंडल ध्वनि नहीं है, मतलब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इस कारण से हम दो व्यक्ति जो है ना आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का माध्यम उन दोनों के बीच में कार्य नहीं करता है। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, म्यूजिक कंसर्ट्स। ठीक है, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना चाहिए? तो ध्वनि की अवशोषण करना चाहिए। ठीक है, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। म्यूजिक जो कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवार बनी होती है वो कैसी होती है? वो ध्वनि का अवशोषण करने वाली दीवार होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परिवर्तित सतह या सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी दूरी होनी चाहिए आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16.5 मीटर जो है ना दूरी स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या है। आगे क्वेश्चन आता है हमारा जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ये देखिए, यही क्वेश्चन अभी आपको हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पराशब्द ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि वो पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा वो निर्देशित होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरी रातों में किस माध्यम द्वारा उड़ते हैं? तो उनके उड़ने का जो प्रमुख कारण है वो पराध्वनि तरंगे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वो पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है ना वो निर्देशित होते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 45 डेसिबल जो होता है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर का है सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर होता है। ठीक है, 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल 45 डेसिबल ही होता है। ठीक है, ये देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, ठीक है, नीचे दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर जो है ना 45 डेसिबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया गया था, इसको मैंने मैच करा दिया, इसमें आपको मैच कराना था कि कहाँ किस क्षेत्र में कितनी डेसिबल ध्वनि होती है। ठीक है, अगर आवासीय क्षेत्र में आते हैं तो आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल होती है, और जो शांत क्षेत्र में आते हैं वहाँ 50 डेसिबल होती है, और जो औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं वहाँ 70 डेसिबल होती है, और व्यापारिक क्षेत्रों में जो है ना 65 डेसिबल होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस स्तर के डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक होती है। ठीक है, तो आपको बताना है किस डेसिबल से जो अधिक की ध्वनि हो जाती है वो हमारे यहाँ हानिकारक होती है। 30 डेसिबल तो ये किसी तरह से नहीं हो सकता। 100 डेसिबल एक उस क्रम में जा सकता है, और 80 डेसिबल जा सकता है तथा 120 डेसिबल भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 डेसिबल जो होता है ना वो ध्वनि आपके लिए हानिकारक या प्रदूषण का कार्य करती है। ठीक है, नीचे देखते हैं क्या दिया गया, इसीलिए नीचे एक पॉइंट दिया गया, उसको देखते हैं। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक की श्रेणी में आती है। इससे अधिक शोर में लगातार रहना श्रवण संबंधी एवं अन्य मानसिक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो जो मानक दिया गया है वो 80 डेसिबल ही दिया गया, उस हिसाब से आपका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन सी ही हो जाएगा, 80 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। ऑप्शन है प्रगामी अनुदैर्घ्य तरंगे, प्रगामी अनुप्रस्थ तरंगे और अप्रगामी अनुदैर्घ्य तरंगे, ऑप्शन डी आपका अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। एक सितार में जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है वो होती अप्रगामी होती तथा अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रकाश तरंगों, ऑप्शन है ध्वनि तरंगों,
ऑप्शन सी आपका शून्य तरंग होगा, ऑप्शन डी आपका रेडियो तरंग होगा। तो ये उत्तर तो सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका अवरक्त का, ऑप्शन में पराबैंगनी, दृश्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अवरक्त किरणें होती है टेलीविजन को दूरस्थ नियंत्रण के लिए उपयोग की जाती हैं अवरक्त किरणों को। ठीक है, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। ऑप्शन क्या आपका ए है आपका आयाम मॉड्यूल है, ऑप्शन बी आपका आवर्ती मॉड्यूल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आवर्ती मॉड्यूलन जो होता है वो आपका दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने का ये प्रयुक्त तकनीकी होती है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही। ठीक है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए और ये आपको चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज़ और प्लीज़ लाइक करें। ये हमारे चैनल का नाम है 12 बंकी टीचर्स अड्डा। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, 12 बंकी टीचर्स अड्डा डाल के आप हमको हमारा चैनल मिल जाएगा। और नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है 12 बंकी 265834, ठीक है, जिससे आप जुड़ करके फ्री PDF नोट्स की पा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, थोड़ा सपोर्ट करें, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जो है ना अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं और मैटर जानते हैं कि कैसे कैसे हमें इकट्ठा करना पड़ता है, कैसे आपके लिए प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे लिए कुछ करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।